गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के रिगार्डिंग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मैंने पहले भी अपलोड किया है, आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि परीक्षा की तिथि, जो नई तिथियां हैं वो डिक्लेयर कर दी गई हैं उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड के द्वारा। अब हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, लगभग 1 महीने से कम समय बचा हुआ है। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी से हो रही होगी। लेकिन दोस्तों, मैंने आप लोगों को बहुत ही कम समय में एक योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता है। उसके लिए मैं ये सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट जो मैं लेके आ रहा हूँ, इससे आपको अपनी तैयारी का आप अवलोकन कर सकेंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो रखी है। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे समास, अलंकार, प्रत्यय, पर्यायवाची, संधि, संज्ञा, और ये 25 क्वेश्चंस का एक सेट है। दोस्तों, मैं 25 क्वेश्चंस के ही सेट बना रहा हूँ जो कि आपको तैयारी करने और पढ़ने में आसानी हो। तो आप इसको तैयार कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? आपके ऑप्शन है ए संयुक्त वर्ण, बी घोष वर्ण, सी मूल स्वर, डी तालव्य। सही जवाब ऑप्शन ए संयुक्त वर्ण। छ ध्वनि को हम लोग संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन इसके अलावा छ, त्र, ज्ञ और श्र, जिससे श्रमिक होता है, वो भी संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न नंबर 2, अघोष वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए ह, बी स, सी अ, डी ज। सही जवाब ऑप्शन बी स। दोस्तों, व्यंजनों को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है, घोष और अघोष। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे घोष कहते हैं या सघोष कहते हैं। दूसरे प्रकार की ध्वनियां अघोष कहलाती हैं, यानी अघोष स्थिति में, अर्थात जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, ख, श, इसमें कोई कंपन नहीं उत्पन्न होता है, तो ये सारे अघोष वर्ण हैं। प्रश्न नंबर 3, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपके ऑप्शन है ए अव, बी अवन, सी नत, डी अ। सही जवाब ऑप्शन ए अव। अवनत शब्द में अव जो है ये उपसर्ग है। दोस्तों, उपसर्ग की परिभाषा जैसे आप जानते हैं, उपसर्ग उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। प्रश्न नंबर 4, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी बड़ा ई, सी आनी, डी धानी। सही जवाब ऑप्शन बी बड़ा ई। दोस्तों, सावधानी में बड़ा ई जो है उसकी मात्रा प्रत्यय है। सावधान मूल शब्द है, प्लस उसमें ई जोड़ा गया है तो प्रत्यय है, यानी मूल शब्द में अगर कोई अन्य शब्द जोड़ दिया जाता है तो उसका मतलब बदल जाता है। जैसे कि हंस, उसमें अगर आप ई जो ई की मात्रा जोड़ देंगे तो हंसी, बोल, बोली, चालाक, चालाकी, इस तरह के एग्जाम्पल हैं। यानी प्रत्यय की जो परिभाषा है, शब्द के उपरांत जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 5, नवरात्र में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है ए द्विगु समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास, डी बहुब्रीहि समास। सही जवाब ऑप्शन ए द्विगु समास। नवरात्र शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। नवरात्र शब्द का समास विग्रह है नौ रातों का समाहार। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। ये परिभाषा आपको याद कर लेनी चाहिए। मतलब जिसमें जैसे नवरात्र, 9 मतलब एक संख्या आ गई है तो उसके हिसाब से ये द्विगु समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, तुम, वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे, यह वाक्य किस वचन में है? आपके ऑप्शन है ए द्वितीय वचन, बी बहुवचन, सी एक वचन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी बहुवचन। प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपके ऑप्शन है ए हिंदू, बी प्राण, सी भस्म, डी चिन्ह। सही जवाब ऑप्शन बी प्राण।
प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? आपके ऑप्शन है ए पुण्य, बी कल्याण, सी कलश, डी रसायन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पुण्य। प्रश्न नंबर 9, मृगनयनी में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी बहुव्रीहि। सही जवाब ऑप्शन बी कर्मधारय। दोस्तों, कर्मधारय समास इसकी परिभाषा होती है जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, जैसे उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे मृगनयनी यानी मृग रूपी नयन। इसके अलावा आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कर्मधारय समास के अन्य उदाहरण होंगे जैसे कमल के समान नयन यानी कमल नयन, महान है जो देव, महादेव, दशानन लाइक जिसके 10 सिर हो यानी रावण। प्रश्न नंबर 10, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महो प्लस इंद्र, बी महे प्लस इंद्र, सी महा प्लस इंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी महा प्लस इंद्र। महेंद्र शब्द का उचित संधि विच्छेद महा धन इंद्र यानी आ में जब ई जुड़ेगा तो ए हो जाता है। यह गुण संधि का उदाहरण है। दोस्तों, गुण संधि जहां अ आ के आगे ई या बड़ी ई हो तो ए हो जाता है, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ हो जाता है, तथा री हो तो अर हो जाता है, वहां गुण संधि होती है। प्रश्न नंबर 11, श कौन सा व्यंजन है? आपके ऑप्शन है ए संयुक्त व्यंजन, बी स्पर्श व्यंजन, सी अंतःस्थ व्यंजन, डी ऊष्म व्यंजन। सही जवाब ऑप्शन डी ऊष्म व्यंजन। दोस्तों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि श, आप मुंह से बोल के देखिएगा कि आपके मुंह से एक ऊष्मा यानी गर्मी निकलती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु किसी स्थान विशेष पर घर्षण करती हुई या रगड़ती हुई बाहर निकले जिससे गर्मी पैदा हो, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आप बोल के भी देखिएगा, बोलने से आपको एहसास हो जाएगा कि जो घर्षण होता है उससे एक ऊष्मा निकलती है यानी उससे एक गर्मी निकलती है। और ये 4 व्यंजन होते हैं श, ख, स, ह। प्रश्न नंबर 12, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? आपके ऑप्शन है ए उज्ज्वल, बी अध्ययन, सी अधीन, डी आगामी। सही जवाब ऑप्शन सी अधीन। प्रश्न नंबर 13, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए उपसर्ग, बी प्रत्यय, सी समास, डी संधि। सही जवाब ऑप्शन डी संधि। संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 14, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है? आपके ऑप्शन है ए विसर्ग संधि, बी व्यंजन संधि, सी वृद्धि संधि, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी वृद्धि संधि। दोस्तों, सदैव का उचित संधि विच्छेद जो है सदा प्लस एव, और एव का संधि विच्छेद हो जाएगा आ प्लस ए यानी ए। तो यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। जब संधि करते समय जब आ के साथ ए हो जाता है, ए बन जाता है, तब और आ के साथ ओ हो तो औ बन जाता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है? आपके ऑप्शन है ए अयादि संधि, बी वृद्धि संधि, सी यण संधि, डी गुण संधि। सही जवाब ऑप्शन ए अयादि संधि। पवित्र शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो पो धन इत्र, इस शब्द में अयादि संधि लागू होती है। अयादि संधि की परिभाषा है यदि ए ओ और औ के बाद भिन्न स्वर आए तो ए का अय हो जाता है और ए का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। तो अय, आय, औ और आव के य और व आगे वाले भिन्न स्वर से मिल जाते हैं। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जैसे कि जय, जय की संधि विच्छेद होगी जे धन अ। विनायक, विनायक की संधि विच्छेद होगी विनय धन अक।
कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे नायक है, नायक नय धन अक, हवन है हो धन अन, भवति भो धन अति। प्रश्न नंबर 16, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। आपके ऑप्शन है ए वृद्धि संधि, बी यण संधि, सी गुण संधि, डी विसर्ग संधि। सही जवाब ऑप्शन सी गुण संधि। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, परोपकार का संधि विच्छेद होगा पर धन उपकार, यानी इस संधि को बनाने का नियम है अ धन उ बराबर ओ। इस शब्द में गुण संधि लागू होती है। प्रश्न नंबर 17, उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? आपके ऑप्शन है ए आहार, बी उतार, सी उद्धार, डी उद्धार। सही जवाब ऑप्शन डी उद्धार। उद्धार का संधि विच्छेद करने पर उत धन हार होगा। यहाँ व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि अर्थात व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण अगर आप लें, जैसे कि उत धन श्वास यानी उच्छ्वास, उत धन शिष्ट यानी उच्छिष्ट, सत धन शास्त्र यानी सक्षास्त्र। तो इसके और भी बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 18, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आपके ऑप्शन है ए भुलावा, बी चढ़ावा, सी लावा, डी दिखावा। सही जवाब ऑप्शन सी लावा। दोस्तों, जैसे कि लावा जो है ये प्रॉपर एक शब्द है। बाकी शब्द जो हैं, जैसे कि भूल, उसमें आवा जोड़ा जाएगा तो भुलावा। ये प्रत्यय यानी प्रत्यय वह शब्दांश है जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दें, उसी को बोलते हैं प्रत्यय। जैसे कि चढ़ावा, चढ़ धन आवा यानी चढ़ावा, दिख धन आवा यानी दिखावा। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 42, बी 50, सी 28, डी 30। सही जवाब ऑप्शन सी 28। प्रश्न नंबर 20, झीना का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए गाढ़ा, बी मोटा, सी पतला, डी बारीक। सही जवाब ऑप्शन ए गाढ़ा। प्रश्न नंबर 22, रहड़ का विलोम है। आपके ऑप्शन है ए आग्रह, बी त्याज्य, सी अनुकरण, डी स्वीकार्य। सही जवाब ऑप्शन बी त्याज्य। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आपके ऑप्शन है ए ढ, बी ज, सी छोटा ई, डी आ। सही जवाब ऑप्शन डी आ। दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। पश्च मतलब पिछला, जैसे आ, उ, ओ, औ, आ। ठीक इसी तरह से जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का आगे का भाग सक्रिय रहता है, जिह्वा मतलब हमारी जीभ का, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, बड़ा ई, ए, ऐ। प्रश्न नंबर 24, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? आपके ऑप्शन है ए तालव्य, बी ओष्ठ्य, सी अंतस्थ, डी ऊष्म। सही जवाब ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन है। ये अंतःकरण के माध्यम से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है य, र, ल, व, जो कि प्रश्न में भी पूछा गया है, यानी जिनके उच्चारण से जिह्वा यानी हमारी जीभ का अगला भाग मसूड़े को छूता है और वायु पार्श्व आसपास से निकल जाती है, वे पार्श्विक कहलाते हैं। इसमें एक तरह का प्रश्न और भी पूछा जा सकता है, जैसे कि ल जो है ये एक पार्श्विक व्यंजन भी है, क्योंकि ल ही एक ऐसा है जो हिंदी में ये पार्श्विक है। इसका उच्चारण स्थान दंत्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 25, अंगूठी का नग होना का अर्थ है। आपके ऑप्शन है ए बहुत प्रिय, बी बहुत सुंदर, सी अनुरूप जोड़ा होना, डी छिपा हुआ। सही जवाब ऑप्शन सी अनुरूप जोड़ा होना।